नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आप में से जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं कि क्विक रिवीजन सीरीज में हम पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और हमारा ये टारगेट रहता है कि कम समय में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लें, आपको जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कराएं और हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से पूरी संभावना है कि ये प्रश्न फिर रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, डिकोड एग्जाम आप लोगों के साथ है। हम लोग आपको सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बिना परेशान हुए बस पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी दे दूं जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोर्स है ये, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो उसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए क्लास। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, जो भी स्टार क्वेश्चंस होंगे मैं बताती चलूंगी, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, आपका डर खत्म कर दूंगी इकोनॉमिक्स के लिए। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बस पढ़ते चलिए। और अगर कोई भी डाउट होता है क्लास तो कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलिए 1934 में प्रकाशित प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया जिसका की प्रकाशन कब हुआ है? 1934 में हुआ है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। एक और प्रश्न बनता है यहां से कि एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में कितने वर्षीय योजना का उल्लेख किया था? तो आप याद रखेंगे 10 वर्षीय योजना की बात इन्होंने की थी। क्लास आप सभी को पता है अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, लेकिन पास्ट ईयर्स में प्लानिंग कमीशन से प्रश्न बने हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी भी प्रश्न बनते हैं प्लानिंग कमीशन से। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की बात करने का, योजना आयोग की बात करने का मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊं, जब योजना आयोग थी तो वो योजनाएं 5 वर्ष के लिए बनाती थी, हम उसको पंचवर्षीय योजना कहते थे। यहाँ पर जब हम सर एम विश्वेश्वरैया की बात करेंगे तो ये 10 वर्षीय योजना पर इन्होंने फोकस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक आपके बीएस मिन्हास थे, याद रखिएगा क्लास, ये भी प्रश्न पूछा है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावनाओं पर विचार करने हेतु कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था? तो कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये हिस्ट्री का भी प्रश्न बनता है आपका, तो ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर जब हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन को प्रिसाइड किया था, आप सभी को पता है। पहला सेशन जो यहाँ पर लिखा है 1938 में वो हरिपुरा सेशन था। दूसरा सेशन 1939 में इन्होंने प्रिसाइड किया था त्रिपुरी सेशन, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर 1938 वाले जो सेशन में इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, ठीक है। और इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे अगर पूछेगा तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रस्तुतकर्ता कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों चीज याद रखिएगा। 1939 वाले सेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस और किसके बीच में वोटिंग कराई जाती है, पट्टाभी सीतारमण के बीच में वोटिंग चलती है। और पट्टाभी सीतारमण जो थे वो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, लेकिन जीत किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की होती है। तो त्रिपुरी सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा रहता है, सुभाष चंद्र बोस कर रहे रहते हैं। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण कि त्रिपुरी सेशन से रिजाइन कर देते हैं और इनकी जगह अध्यक्ष कौन होते हैं, अब राजेंद्र प्रसाद। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और त्रिपुरी सेशन से रिजाइन करने के बाद ये आगे जाते हैं और ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। इतने सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किसने कहा था कि स्वतंत्र भारत की सरकार को सबसे पहले देश में मौजूद विकराल गरीबी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने के लिए एक आयोग बनाना होगा। यह स्टेटमेंट दिया गया था सुभाष चंद्र बोस ने और 1938 के हरिपुरा सेशन में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए गांधीवादी योजना अगला हम देखते हैं। गांधीवादी योजना में किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है। तो जब भी हम गांधीवादी योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कृषि क्षेत्र पर फोकस करते हैं, हम लघु एवं कुटीर उद्योग पर फोकस करते हैं। आपको पता है क्लास, जब भी हम डीपीएसपी बात करते हैं, ठीक है, डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिसमें हम विलेज पंचायत की बात करते हैं आर्टिकल 40 में, ठीक है। हम आर्टिकल 43 की बात करते हैं जिसमें कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की जाती है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कही जाती है, ठीक है, सहकारी समितियों की बात की जाती है। तो ये सब किससे इंस्पायर्ड है, ये सब गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो देखिए इकोनॉमिक्स के साथ हम हिस्ट्री भी रिवाइज कर रहे हैं, पॉलिटी भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आज आप क्या करोगे, डीपीएसपी देखोगे, नीति निर्देशक तत्व देखोगी और नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल्स देखना जो कि आपके गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 40 जो कि कई बार परीक्षा में पूछा है, जहां पर विलेज पंचायत की बात करते हैं, पंचायत के गठन की बात करते हैं। फिर 43B में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, 43B में याद रखिएगा। और 43 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो आप और आर्टिकल्स थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। चलिए यहां पर देखिए कुछ योजना दी गई है, वर्ष दिया गया है और प्रस्तुतकर्ता दिया गया है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये 1938 में, आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, हरिपुरा सेशन। और इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। गांधीवादी योजना 1943, कहीं कहीं 1944 भी दिया रहता है ज्यादातर जगह में। और यहां पर श्रीमान नारायण अग्रवाल का नाम याद रखेंगे, ठीक है, SN अग्रवाल का नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में दिया रहता है ऐसे ही। बॉम्बे प्लान की जब हम बात करेंगे तो 1944, यहाँ पे कुछ उद्योगपति थे आपके, 8 उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जन योजना की बात करेंगे, प्यूपिल प्लान की बात करेंगे तो 1945, ठीक है, MN रॉय याद रखिएगा। और सर्वोदय योजना की जब हम बात करेंगे 1950, जयप्रकाश नारायण। तो ये सारे पॉइंट्स क्लास एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रस्तुतकर्ता तो डायरेक्ट पूछा जाता है। सर्वोदय योजना किसके द्वारा दी गई है, जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई है। जन योजना की बात करेंगे तो MN रॉय। बॉम्बे प्लान ये आपके कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। गांधीवादी योजना SN अग्रवाल याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय योजना का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, ठीक है, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। MN रॉय की जन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आम जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। गांधीवादी योजना का उद्देश्य क्या था, जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना। तो यहाँ पर ये एम्स देख लीजिएगा, किसका क्या एम्स था, इससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछेगा। 1946 में गठित किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का गठन किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो ये है आपकी केसी नियोगी, याद रखिएगा, केसी नियोगी कमिटी थी, ठीक है। गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा।
भारतीय प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे वो कौन थे? वो आपके प्रणब मुखर्जी थे। नियाणी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं आपको एक बार देख लीजिएगा क्लास में। आपको फिर बताना चाहूंगी, योजना आयोग जो है, जो प्लानिंग कमीशन है, वो अब नहीं है, अब उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। लेकिन अभी भी परीक्षा में योजना आयोग से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, नियाणी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। किसकी स्वीकृति के बाद योजना आयोग द्वारा निर्मित कोई योजना का प्रारूप प्रकाशित किया जाता था? वो कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? वो था राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य कार्य क्या होता था? राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना, ठीक है, समीक्षा करना। जो भी आपकी राष्ट्रीय योजना होती थी उनकी समीक्षा करना किसका काम था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। याद रखिएगा, इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने द्वारा सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं कि किसको हम सुपर कैबिनेट कहते हैं, सुपर कैबिनेट कहते हैं। तो आप याद रखेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, और ये संज्ञा इसको किसने दी थी? तो ये संज्ञा इसको के संथानम द्वारा दी गई थी। नियोजित विकास मॉडल भारत में कब लागू किया गया था? ये आपका 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था विदेशी निर्भरता को कम करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ठीक है। हम फॉरेन प्रोडक्ट पे हम कम थोड़ा रिलाई करें और भारत में इंडिजिनस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। आपको पता है जब भी हम सूची की बात करते हैं तो हम 3 सूचियों की बात करते हैं। एक आपका स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे तो किस शेड्यूल में इन तीनों सूची के बारे में बोला गया है? तो वो 7 शेड्यूल में बोला गया है, ठीक है। किस देश के सहयोग से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था? तो किसने सहयोग दिया था? अमेरिका ने दिया था। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था किसको? आपको पता है पहले हमारा भारत कृषि प्रधान देश था, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना होगी उस पर हम किस पे फोकस करेंगे? कृषि के विकास पर। तो कृषि के विकास पर सबसे पहली बार फोकस किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है तो ध्यान से देखिएगा। दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल तथा हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानता है? निवेश को, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर जब कभी भी हेरोल्ड डोमर मॉडल की बात करेंगे तो ये किस पर फोकस करता है? ये निवेश पर फोकस करता है, इन्वेस्टमेंट पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसको? इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण को। याद रखिएगा, पहले में कृषि पर फोकस किया गया था, दूसरे में इंडस्ट्रियलाइजेशन में। भारत में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किस योजना के द्वारा लिया गया था? तो समाजवादी ढांचे का जो संकल्प था भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। किस योजना के दौरान सिंदरी उर्वरक कारखाना तथा राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये भी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपको पता है हम कृषि प्रधान देश थे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पे हमने कृषि पर फोकस किया, और यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड परियोजना, ये सब इसमें थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, और जो आपकी इंडस्ट्रीज थी जैसे राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में जो लौह मतलब जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी उनको स्टैब्लिश किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य कार्यक्रम था आधारभूत उद्योगों का
प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। अभी हम डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से और चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस योजना में अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, अभी हमने डिस्कस किया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा राज्यों को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु कौन सा फॉर्मूला तैयार किया गया था? तो ये फॉर्मूला था आपका गॉडगिल फॉर्मूला, तो याद रखिएगा। यहाँ पर विकास केंद्र उपागम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड एवं श्वेत क्रांति किस योजना में आरंभ की गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। ऑपरेशन फ्लड की हम बात करें या फिर हम बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो आपको पता है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो ये आपके कुरियन वर्गीसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विफलता का एक कारण था, वो क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या। किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? वो आपकी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो 5वीं में, याद रखिएगा। पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात किसमें की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1975 में किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था? ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब याद रखिएगा आप, यहाँ पर ये 5वीं है, 20 है, ठीक है, 20 से याद रखिएगा। 20 आपका 5 के टेबल में आता है, लेकिन अभी आप कहोगे मैम 4 के टेबल में भी तो आता है, 2 के में भी आता है, अरे 5 याद रखो, ठीक है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपका किस में आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 1975 में। यहाँ पर देखिए, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किसमें? पॉवर्टी को रिमूव करने की बात किसमें कही गई थी? बताइए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। विकास केंद्र उपागम की बात करें अगर हम लोग, डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था किसमें? फोर्थ आपके पंचवर्षीय योजना में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प दिया गया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, अभी मैंने डिस्कस किया, किसमें बोला गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बोला गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिकरण पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। सॉरी क्लास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। क्लास, जो भी प्रश्न हम पॉइंट के फॉर्म में डिस्कस करें, ये प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूं, तो एक भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित की थी 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई थी सामाजिक सेवाओं की मदद में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या था? तीव्रतर एवं अधिक, ठीक है, सम्मिलित वृद्धि। यहां पर देखिए, ये आपकी 11वीं थी, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया? रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहां पर हम जब 12वीं की बात करेंगे तो यहां पर देखिए, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, ज्यादा समावेशी की बात कर दी गई है। नीति आयोग के विषय में सत्य कथन है, कौन कौन सा? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, एकदम सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है तथा यह सहकारी संवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहां पर यह भी सही है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सही कथन। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में थे, तो उसमें आपको बताना था कि कौन से कथन सही है, तो वो पेपर में जब पूछा जाएगा तो आप बता लोगे आराम से।
भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कौन सा था? वो 1991 से 2000 का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस पर दी गई थी? हमने डिस्कस किया है, कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी। यहां पर देख लीजिए क्लास, योजनाएं दी गई हैं और कौन कौन से कार्यक्रम इस योजना में आए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टार वाला, तो इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं कार्यक्रम की। द्वितीय योजना की बात करेंगे तो तीव्र औद्योगिकरण, मैंने आपको बताया है। तृतीय योजना की बात करेंगे तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। पंचम योजना की बात करेंगे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और यहीं पर गरीबी उन्मूलन की भी बात की गई थी, याद रखिएगा फिफ्थ में। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की भी यहाँ पर बात की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, वो भी पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी साधन थे, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न बना है, पंचवर्षीय योजना की बात की गई है और किस ईयर में से किस ईयर तक थी ये पूछा गया है। तो पहली तो आप बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं 1951 से 56 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी दूसरी आती है, फिर यहाँ पर तीसरी है तो गैप करके कर लेना, 1961 से 66 विद चतुर्थ मतलब 1969 से 74, और छठवीं जो आपके 1980 से 85। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा क्लास, क्या मेन एम था, टारगेट था, ये पूछा जाता है परीक्षा में। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया था कब से? 1 अप्रैल 1951 से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पे? महालनोबिस मॉडल पर। और मैंने आपको अभी बताया है जब भी हम बात करते हैं महालनोबिस मॉडल की तो यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर आपका ये इसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करने की बात कही जाती है। कहां पर है ये वाला पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यही तो है आपका। देखिए भारत में अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है। और यही सेम चीज इनडायरेक्टली पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पे? महालनोबिस मॉडल पर, जहां पे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करता है, मैंने अभी आपको बताया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात हुई है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की गई है, इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वो कौन सी तिथि थी? 6 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952 हमने डिस्कस किया है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में हुई थी। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है योजना आयोग के स्थान लेने के लिए, आप सभी को पता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके सेशन में हुआ था? तो आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के सेशन में, ठीक है। वर्ष 1944 में अभी हमने डिस्कस किया था। गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? गांधीयन प्लान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप याद रखेंगे एस.एन. अग्रवाल का नाम, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी का नाम। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय पंचवर्षीय योजना का बोला गया है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। यहां पर देखिए भारत में अनवरत योजना कार्यशील है 1978 से 79। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी समाप्त हो गई थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमने गरीबी उन्मूलन की बात की थी, जिसमें हमने 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था, सब याद रखिएगा। आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित की गई थी किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने गरीबी हटाओ पर फोकस किया था। देखिए क्लास कितनी बार एक ही पॉइंट रिवाइज हो रहा है, आप लोग को याद हो जाएगा।
पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, याद रखिएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुरनार मॉडल द्वारा। ठीक है, यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वर्ष के लिए योजना है, ठीक है, फिर लिखा है 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भावी योजना है। तो ये किसके संदर्भ में बोला जा रहा है? ये सब रोलिंग प्लान के बारे में बोला जा रहा है। और इसका सुझाव किसने दिया था पिछड़े देशों के लिए? गुरनार मेडल ने। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है यहां से। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ये याद रखिएगा, जनता सरकार थी उस समय। आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान। ठीक है, और मैंने आपको बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 साल पूर्व ही आपकी समाप्त हो गई थी। गरीबी हटाओ पर इसने फोकस किया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। उस समय कौन सी योजना चल रही थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। याद हो रहा होगा सब, आशा करती हूं। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी निर्माण कार्यों में। याद रखिएगा, योजना अवकाश की अवधि जो थी वो 1966 से 69 तक थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, योजना अवकाश। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जा गया था किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कि मानव विकास की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सारे विकास प्रयासों का सार तत्व है। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। भारत में स्वयं पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किसमें? 4th पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान में। 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजना से भिन्न है। इस योजना में विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस योजना में अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया था। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, तो एक एक पॉइंट्स को पढ़ते चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए। जहां भी एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता किस योजना का नारा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं। आप सभी को पता है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। बस हम उन प्रश्नों को 1 लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करें ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज हो। ठीक है, और मुझे 4 ऑप्शंस ना पढ़ना पड़े। तो आपके हित के लिए, जल्दी रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए हम इस तरीके से इन प्रश्नों को डिस्कस करें। लेकिन ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षा के लिए भी। ठीक है, तो पढ़ते चलिए। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ था। इस योजना के वास्तुकार कौन थे? PC महालनोबिस। मैंने आपको बताया है, ये औद्योगिकरण की बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट, ये सब आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना पड़ता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था और यहाँ पर आपका सही उत्तर था 4, 3, 1, 2। मतलब यहीं से 4, 3 फिर उसके बाद 1, 2, इस तरीके से था आपका। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए आप लोग। योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है प्रकाशन विभाग द्वारा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? BS मिन्हास द्वारा। परीक्षा में पूछा गया है। अब क्लास कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न बनते हैं कि किस संस्था की स्थापना कब की गई है। जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना वर्ष क्या है?
48 है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश की हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1955 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की हम बात करें 1955, जिसको कि हम ICICI कहते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें IDBI तो 1964 इसका स्थापना वर्ष है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की बात करें हम तो ये आपका एग्जिम बैंक जिसको कि हम कहते हैं 1982 में इसका गठन हुआ था। औद्योगिक और वित्तीय पूर्ण निर्माण बोर्ड 1987, और अगर हम सिडबी की बात करेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास निगम की तो 1990। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, स्थापना वर्ष पूछता है, नहीं तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाता है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से बना रह सकता है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1982 में, याद रखिएगा। ठीक है, नाबार्ड का 1982 में। अब देखिए नाबार्ड में कितने शब्द हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। तो परीक्षा में पूछता है उस समय कौन सा प्लानिंग कमीशन चल रहा था, तो आप याद रखेंगे 6 प्लानिंग कमीशन। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किसे, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न नाबार्ड से रिलेटेड बनते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा पैसा हो गया, ये कब हुआ था, ये आपका 1 जून 1964 को। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 से। ठीक है, यहाँ पर आपके स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है ये किस देश से हैं। ठीक है, डोव जोन्स की हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क, फिर हैंग सेंग की बात करें हांगकांग, FTSE 100 की बात करें लंदन। ठीक है, स्टॉक एंड पुअर्स 500 की अगर हम बात करें तो इसमें जो बड़ी कंपनियां रहती हैं उनका स्टॉक इंडेक्स दिया रहता है। ठीक है, ये S&P जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के होते हैं। ठीक है, सही सुमेलित है। जापान में निक्की है। ठीक है, सिंगापुर की बात करें तो STI, यूके की बात करें तो FTSI। तो इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। अग्रणी बैंक जिसको कि हम लीड बैंक कह रहे हैं, योजना प्रारंभ कब हुई थी, 1969 में हुई थी, दिसंबर 1969 में। ठीक है, गिल्ट एज बाजार संबंधित है किससे, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए, याद रखिएगा। दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र तथा एयरटेल मुद्रा में से पूर्व भुगतान उपकरण नहीं है राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र। क्लास ये अगर आप चाहें तो इस तरीके के प्रश्न स्किप कर सकते हैं, वैसे ROAR में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और देखते हैं प्रतिछाया बैंकिंग। ठीक है, जिसको कि हम शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो ये जो शैडो हमारी होती है, लेकिन हाँ ओरिजिनल नहीं होती ना। अगर हमारी शैडो को देखा जाए तो हम कह सकते हैं मोना की या ऐश्वर्या की या राहुल की शैडो है ये, हाँ, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन पूरे फीचर्स उसमें नहीं होंगे ना, बस उसकी शैडो है, तो प्रतिछाया है। तो जो प्रतिछाया का काम होता है वही प्रतिछाया बैंकिंग का भी काम होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। ठीक है, ये ओरिजिनल बैंक नहीं होता है आपका, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल हैं, यहां पर देखिए CRR SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश तथा ब्याज दर का अविनियमन। देखिए CRR और SLR की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास होता क्या है, तो जब हम CRR की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी बैंक के पास पैसे हैं, बैंक के पास उसका कुछ अमाउंट जो है वो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है, कुछ पैसा। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो की बात मैं करें, कैश रिजर्व कर रहा है, किसके पास रिजर्व कर रहा है कैश को, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कौन है, हमारा RBI है।
ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हर बैंक कुछ पैसे रिजर्व करता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, मतलब कुछ पैसे ले जाके रख देता है। मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारे टर्म्स बहुत अच्छे से बताऊंगी आने वाले लेक्चर्स में कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एनडीटीएल क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी बस आप समझिए, आपको पता है अगर हम किसी बैंक की बात कर रहे हैं, ऐसे समझिएगा, बैंक के पास आप जाते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं। मैंने बैंक के पास कुछ पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, और बैंक ने कहा कि ठीक है आपने एफडी कराई है, फिक्स डिपॉजिट कराया, हम मान के चल रहे हैं, तो हम आपको कुछ X% इस पे ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बैंक ने बोल दिया। अब यहां पर बैंक क्या करेगा, एक और इसके पास कस्टमर आया, उसको पैसे की आवश्यकता थी, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं थी तो मैंने बैंक के पास ले जाके रख दिए, ठीक है। अब मेरी तरह कोई एक और आदमी है जिसको कि पैसे की आवश्यकता है तुरंत और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बैंक के पास जाएगा, कहेगा हमें लोन दे दीजिए, तो बैंक उसको लोन देगा, ठीक है। तो ये लोन बैंक ने दिया। अब यहाँ पर जो एक्स सर हैं या मैम हैं जो भी, ये बैंक को उस पर इंटरेस्ट देंगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बैंक पूरा इसी तरीके से काम करता है। बैंक के लिए 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है। एसेट मतलब जो संपत्ति बैंक के पास है, तो बैंक की जो संपत्ति है वो जानते क्या होता है, जो बैंक लोन देता है कस्टमर्स को, वो बैंक का एसेट होता है। इसी वजह से अगर कोई भी कस्टमर उस लोन को जो टाइम अलॉट किया गया है उसमें वो वापस नहीं कर पाता है इंटरेस्ट के साथ, तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। तो बैंक के लिए जो संपत्ति है वो क्या होती है, जो बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है वो उसकी संपत्ति होती है, क्योंकि उसको पता है कुछ समय बाद वो कस्टमर हमको विद इंटरेस्ट ये पैसे वापस करेगा, और यही पैसे जब वो कस्टमर बैंक को नहीं देता है तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां पर मैंने जो पैसे बैंक में सबमिट किए थे एफडी के फॉर्म में, ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि कुछ समय बाद बैंक को मुझे ये पैसे वापस करने हैं विद इंटरेस्ट। तो बैंक इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब बैंक क्या करे, अगर बैंक के पास जितने पैसे आ रहे हैं बैंक सब जाके लोन में दे दे तो क्या होगा, कभी अगर बैंक को पैसे की जरूरत हुई तो बैंक के पास पैसे नहीं बचेंगे, लिक्विडिटी ही नहीं बचेगी, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब कैश इन हैंड हम कह सकते हैं। तो यहां पर सेंट्रल बैंक की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसमें उन्होंने बोला कैश रिजर्व रेशियो, कैश मतलब पैसे, रिजर्व मतलब कहीं पे जाके रखो, ठीक है। कहां पे रखोगे, सेंट्रल बैंक के पास रखोगे, आरबीआई के पास रखोगे। अब यहां पर एसएलआर की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो यहां पर भी जो बैंक है वो कुछ पैसे जो है वो यहां पर भी रिजर्व करता है, समझिएगा। लेकिन यहां पर वो इन पैसों को कैश के फॉर्म में भी रिजर्व कर सकता है, ठीक है, मतलब रख सकता है, आपके गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकता है, बॉन्ड्स के फॉर्म में भी रख सकता है। और यहां पर जब एसएलआर की बात होती है तो बैंक इसको अपने ही लॉकर में रखता है, यूज नहीं करता है, याद रखिएगा। ना सीआरआर वाला यूज करता है ना एसएलआर वाला यूज करता है, दोनों को बैंक को क्या करना है, ऐसे उठा के रख देना है, छूना नहीं है। बस सीआरआर में कैश के फॉर्म में आरबीआई जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वहां पर बैंक उस पैसे को रखता है। एसएलआर में 3 माध्यम में, या तो कैश के फॉर्म में, या तो गोल्ड के फॉर्म में, या तो फिर बॉन्ड के फॉर्म में बैंक इसको रखता है रिजर्व करके, याद रखिएगा, ठीक है। लोग कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैम सीआरआर और एसएलआर में क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, क्योंकि बैंक इसको रिजर्व करे, तो क्या हमारा जो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई है वो बैंक को कुछ इंटरेस्ट दे रहा है? तो नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता इन रिजर्व्स में। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जैसे सीआरआर में कैश है, आपने 100 रुपए रख दिए, मैं एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट ले रही हूं, तो वो 100 रुपए 10 साल बाद भी 100 रुपए रहेगा, वही रहेगा, 100 रुपए की नोट ही रहेगी। लेकिन एसएलआर में अगर बैंक ने अपने एसएलआर को गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन किया है तो गोल्ड के प्राइस में आपका उतार चढ़ाव आता रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा उसको गेन हो सकता है, ये बात है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और एसएलआर को क्यों बोला गया कि कैश, बॉन्ड और कैश, बॉन्ड या गोल्ड के फॉर्म में आप रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हो सकता है बैंक के पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके पास सोना ही ज्यादा हो, वो सोना रखने के लिए कि आप ये लीजिए, सोना ले लीजिए,
ठीक है, और हमें लोन दे दीजिए। तो इस कंडीशन में एसएलआर में गोल्ड को भी परमिट किया जाता है, गोल्ड बॉन्ड को भी। तो ये चीज याद रखिएगा और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, हम एक सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें आराम से ये सब चीजें बताऊंगी मैं, ठीक है। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया था, एसएलआर और सीआरआर को कम करने की बात कही थी नरसिम्हन कमेटी ने। एसएलआर और सीआरआर आपको समझ में आ गया होगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है कौन? हमारा रिजर्व बैंक, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित है कहां पर? झांग में, जो कि पंजाब में है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। राज्य सरकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, प्राथमिक ऋण समितियां तथा भूमि विकास बैंक में से कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है कौन? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर। सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। सब याद रखिएगा, परीक्षा में एक एक प्रश्न पूछा गया है। काली मुद्रा, काली मुद्रा क्या है? या अवैध आय है, ठीक है, ब्लैक मनी की हम बात करें, जिस पर आयकर नहीं दिया जाता, जिसपे की इनकम टैक्स नहीं दिया गया है, वो ब्लैक मनी है। एडीआर, जीडीआर और एसडीआर में से कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है किसको? एसडीआर को, याद रखिएगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया था किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रश्न इस तरीके से पूछे गए थे परीक्षा में, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए देश के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। मैक्सिको की बात करेंगे तो पैसो, ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो श्रेलिंग और वर्तमान में यूरो, जापान की बात करेंगे तो येन, सऊदी अरब की बात करेंगे तो रियाल। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब यहाँ पर क्लास हम लोग बात करते हैं ट्रेजरी बिल की, ट्रेजरी बॉन्ड्स की, ठीक है, बिल और बॉन्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी हम ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए, आपको पैसे की जरूरत है, हमें आपको, तो हम किसके पास जाएंगे? या तो बैंक के पास जाएंगे लोन लेने, या तो अपने रिलेटिव से पैसे लेंगे, दोस्तों से पैसे लेंगे। इसी तरीके से हमारे भारत सरकार की अगर हम बात करें, अपने सरकार की बात करें, तो बजट बनता है ना, तो हो सकता है उनको भी पैसे की आवश्यकता हो, ठीक है। तो जब उनको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो कहां पर जाएंगे? क्वेश्चन बनता है। तो वो उस समय बिल आपकी इशू करते हैं, ठीक है, बिल या बॉन्ड इशू करते हैं, और जिसको कि बेचता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बेचता है। ये चीज याद रखिएगा, आरबीआई इसको बेचता, और कौन इससे पैसे बनाता है? भारत सरकार। अब यहाँ पर बिल और बॉन्ड वो इशू करती है, कहती है ये बिल बॉन्ड है, तो इसको मार्केट में बेचा जाता है और जो पैसे आता है भारत सरकार के पास जाता है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आता मैम बिल और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? ये भी हम खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं शॉर्ट टर्म्स के लिए, अगर कम समय के लिए हम बात करते हैं तो हम उसको ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स मेनली 91 डेज के लिए इशू होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, ठीक है। इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा। तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है या तो वो 91 डेज की, 182 डेज की या फिर 364 डेज की होती है। एक साल से ज्यादा की अगर होगी तो हम उसको बॉन्ड्स कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी कोई बिल इशू होता है क्लास, तो याद रखिएगा ये अपनी फेस वैल्यू की कम वैल्यू पर, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर ये इशू होता है। अब समझो यहाँ पर 100 रुपए सरकार को चाहिए था, तो इन्होंने 100 रुपए का बिल, ट्रेजरी बिल इशू किया, ठीक है, जिसको कि आरबीआई ने बेचा। अब यहाँ पर ये 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन ये आपको बेचा कितने रुपए में गया? 95 रुपीज में। मतलब ये जो बिल था आपने 95 रुपीज में इसको खरीदा और आपसे बोला गया कि 1 साल बाद हम इसकी फेस वैल्यू आपको दे देंगे। मतलब 1 साल बाद आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। आपको कितने रुपए का गेन हुआ? 5 रुपए का, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो बस आप ये याद रखिए, बिल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं। जो आपके बिल्स होते हैं उनके मैच्योरिटी पीरियड कम होते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, 91, 82, 364, ठीक है। और जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके लंबे लंबे पीरियड्स के लिए भी होते हैं, 10 साल तक के लिए भी
होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम कोई बिल इशू करता है तो हम उसको कम फेस वैल्यू से कम पे इशू करते हैं, और जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो उसकी फेस वैल्यू दे दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपए का अगर बिल इशू किया गया है तो 95 रुपीज में इसको बेचा गया है, पैसे बनाए गए, और जब कस्टमर का मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है उस बिल का, वो जाएगा, उसमें जो उसकी फेस वैल्यू है वो उसको मिल जाएगी। ठीक है, और जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप सबके घर में फिक्स डिपॉजिट किया जाता होगा, आप देखते होंगे कि वहां पर हमें क्या हो रहा है, वहां पे हमें एक इंटरेस्ट सर्टेन पीरियड पे मिलता रहता है। ठीक है, और भी अच्छे से हम अगले क्लास में इसको इलाबरेट करेंगे अगर आपको आवश्यकता हो। हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, केयर तथा इक्रा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने इतना डिस्कस किया। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल भी हो। ठीक है, यहां से प्रश्न फंसे। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स से बहुत डरते हैं उनको भी कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, मैं एक सेपरेट क्लास लूंगी जिसमें कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स, हम लोग जो टर्म्स होते हैं उनको हम बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझा देंगे, ताकि आपका ये जो फियर है ना, ये डर है इकोनॉमिक्स को लेके, वो खत्म हो पाए। और आपको पता है डिकोड एग्जाम में हमने क्विक रिवीजन सीरीज में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी डिस्कस की है, हमने आधुनिक भारत डिस्कस कर रहे थे, हम उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में। बस आपको मुझे ये बताना है कि क्या आपके लिए ये सीरीज यूजफुल है कि नहीं। अगर यूजफुल है तब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, अगर यूजफुल नहीं है तो इसको हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो क्लास प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि मेन पर्पस हमारा यही है कि आप लोगों की परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। और आगे फिर क्या कहें, थैंक यू मैम, हमको क्या सुनना है आपके सिलेक्शन के बाद, थैंक यू आपसे सुनना है। ठीक है, वो तो मैं सुनूंगी, जिसका जिसका सिलेक्शन होगा तो उसमें फिर मैं आप लोग से सुनूंगी ये चीज। तो आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने लिए वफादार रहिए, क्लास अपना समय मत बर्बाद करिए, सब चीज होती रहेगी, बस पढ़ाई पे फोकस करिए। ये चीज हर टॉपर कहता है, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट कहता है कि कुछ चीजें त्यागना पड़ता है कुछ चीजें पाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या त्यागना है, क्या पाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़े और इन सब सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे, ताकि आपका सिलेक्शन हो और हमें भी खुशी मिले। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास।